नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य यदि गुरुकुल और मां प्रेमा फाउंडेशन से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपको मॉडर्न इंडिया के महत्वपूर्ण सिलेबस की चर्चा कर दो और सिलेबस के बारे में मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं कि यह सिलेबस जो है आपको 4-5 खंडों में होगा, उससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि किसी भी तरह के बीपीएससी तक की परीक्षा में इस सिलेबस से ही प्रश्न लड़ जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये मां प्रेमा फाउंडेशन के ज्योति जी जो सीईओ हैं, उनको कोटि कोटि नमन है इस बात के लिए कि उन्होंने गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग के लिए जिस तरह का प्रयास किया है मां प्रेमा फाउंडेशन की ओर से, वह सैल्यूट की पात्र है। और आप लोग से नम्र निवेदन है कि मां प्रेमा फाउंडेशन जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि गरीब, अनाथ, असहाय और दूर दराज के इलाकों में हम लोग शिक्षा की दीप जला सके, शिक्षा की ज्योत जला सके। ज्योति जी नाम से ही स्पष्ट है कि शिक्षा की ज्योत जलाने के लिए अवसर है। आइए, उन्हीं के लिए आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम शुरू करते हैं सिलेबस का पार्ट 1। देखिए, यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन में एक बात आपको स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि यूरोपीय कंपनी का आगमन का मतलब हो गया कि पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापारिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनी के आगमन हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम में एक बात थी कि चूंकि समुद्र यात्रा हमारे यहाँ, हम भारत जो था वह पूर्व का देश था, वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश था। हमारे यहाँ एक से एक सारा का सारा चीज पूरी हम लोग आत्मनिर्भर थे। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारे यहाँ समुद्र यात्रा करना मलेश का कार्य माना जाता था, समुद्र यात्रा करने को गलत माना जाता था। इसी कारणवश हमारे यहाँ एक तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी और दूसरे समुद्र यात्रा करना मना था। दूसरी ओर यूरोप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पश्चिमी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था कि भारत कच्चा माल, सूती वस्त्र और मसालों का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जो या तो यूरोप में मिलते ही नहीं थे और मिलते भी थे तो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे और साथ ही साथ बहुत महंगे दर पर होते थे। अतः यूरोपीय कंट्री इस बात पर पूरी तरह से आमादा थे कि वह किसी तरह पूर्व के साथ व्यापार करें। मैं आपको बताता चलूं कि यह व्यापारिक क्रियाकलाप के क्रम में यह व्यापार प्रारंभ में इसलिए नहीं होता था क्योंकि समुद्र के मार्ग की जानकारी यूरोपियनों को नहीं थी। और लेकिन इसी बीच 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में एक महत्वपूर्ण घटना घटा और साम्राज्यवाद का पतन हुआ। यूरोप में साम्राज्यवाद का पतन होने का मूल कारण था ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, यानी भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज का सबसे बड़ा कारण था कंपास की खोज, अर्थात दिशा सूचक यंत्र, जिसके माध्यम से लोग समुद्र की दिशा को जानने में सफल हुए। धर्म सुधार आंदोलन हुआ, इटली में पुनर्जागरण हुआ, वैज्ञानिक प्रबोधनवाद का विकास हुआ, राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ, संसदीय शासन प्रणाली का विकास हुआ और वैज्ञानिक प्रबोधनवाद के विकास और पुनर्जागरण के कारण बस सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि प्रेस बहुत तीव्र गति से सामने आए और लोगों के मन मस्तिष्क में जो पहले से जटिलताएं थी, उस जटिलता में गतिशीलता का दौर प्रारंभ हुआ। और इसी क्रम में अनेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार हुए और इसी आविष्कार का परिणाम था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए आवश्यक था कच्चा माल, सस्ते दर पर मजदूर और एक बृहद बाजार। ये तीनों क्षेत्र भारत में थे। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जाड़े के दिनों में पूरे यूरोप में सब कुछ जम जाता था और जमे हुए चीज जम जाने के कारण बस वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी मजबूरी थी कि वो अपने भोजन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था, उन्हें मसाला की जरूरत थी और मसाला के लिए भारत महत्वपूर्ण था। तो इसी क्रम में आप देखिएगा कि जब तक भौगोलिक खोज नहीं हुआ था तब तक कोलंबस भारत की खोज में निकला था, लेकिन निकल गया वो अमेरिका की खोज निकला। लेकिन जब भौगोलिक खोज हुई तो वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की गई। केप ऑफ गुड होप होते हुए 90 दिन की यात्रा करने के पश्चात वह कालीकट पहुंचा। कालीकट का शासक जमोरीन कहलाता था। जमोरीन इज नॉट द नेम, जमोरीन टाइटल है। और वहां अब्दुल माजिद नामक व्यापारी के सहयोग से वह मिला और अपने प्रथम व्यापारिक क्रियाकलाप में उसे 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। और मैं ये भी बता दूं कि वो दूसरी बार वो 1503 में आया और 1503 में आने के पश्चात उसकी मृत्यु भारत में हुई। प्रारंभ में उसे भारत में ही दफनाया गया, बाद में उसके लाश को ले जाकर लिस्बन में दफनाया गया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो ये पहला सिलेबस के अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन में याद रखिएगा, पटना दरभंगा का इमली फल।
पटना दरभंगा का इमली फल, प से पटना, प से पुर्तगाल, यानी सबसे पहले पुर्तगाल है, द से दरभंगा, ड से डच, उसके बाद डच आया, ई से इमली, ई से इंग्लैंड, उसके बाद इंग्लैंड आया, फ से फल, फ से फ्रांस, यानी पटना दरभंगा का इमली फल, इसको याद रखिएगा। यानी सबसे पहले पुर्तगाल आया, पुर्तगाल बाद डच आया, डच के बाद इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद स्वीडिश है, इसको याद रखना है। और सब उससे भी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी कंपनी पुर्तगाली कंपनी था, और भारत से वापस जाने वाला भी सबसे बाद में जो कंपनी वापस गया वह भी पुर्तगाली था, जो 1961 में गया, क्योंकि गोवा पर उसका प्रत्यक्ष अधिकार था। यही कारण है मेरे बच्चों कि आप गोवा को देखिए कि गोवा की स्थिति बिल्कुल ही आज लगता है कि भारत में है, लेकिन भारत जैसा नहीं लगता है। एनीवे, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1664 में कोलबर्ट के द्वारा स्थापित किया गया। उसके पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे, आपको जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के नवाब के क्रम में जो हम लोग चर्चा करेंगे, तो उस चर्चा क्रम में हम लोग देखेंगे कि क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के साथ संबंध और किस तरह के संबंध में ये हुआ। तो आपको पता होगा कि मुर्शीद कुली खान बंगाल का संस्थापक था, यह दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, बाद में वह इस्लाम धर्म स्वीकार करके वह बंगाल का नवाब बना। औरंगजेब के जब तक जिंदा रहा तब तक वह औरंगजेब को टैक्स देता रहा, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसने टैक्स देना बंद कर दिया और 1713 में इसे उड़ीसा और उड़ीसा का भी क्षेत्र मिल गया। परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र मुर्शीद कुली खान को मिला। मुर्शीद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन के पश्चात सरफराज खान को घेरिया के युद्ध में पराजित किया अलीवर्दी खान ने 1740 से 1756 तक शासन किया बंगाल पर। और अलीवर्दी खान के शासनकाल में अलीवर्दी खान जान रहा था कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह बंगाल के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है, और जो दस्तक अर्थात व्यापार करने का अधिकार बंगाल को मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी कारण बस आप देखिएगा कि अलीवर्दी खान ये जानते हुए भी अंग्रेजों के साथ बिल्कुल मधुर संबंध बनाए रखा। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उड़ीसा पर रघुजी भोसले मराठा सरदार बार बार आक्रमण कर रहे थे, यूं कहिए तो 5 बार उन्होंने आक्रमण किया था, और दूसरी ओर बिहार पर शाह आलम सेकंड आक्रमण कर रहा था। और ऐसी परिस्थिति में आपको अलीवर्दी खान यह नहीं चाह रहा था कि वह अंग्रेजों से भी दुश्मनी लेकर तीन तरह से दुश्मनी से घिर जाए। परिणाम स्वरूप वह अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करते हुए कहता है कि इनको छेड़ोगे तो काटेंगे और न छेड़ने पर शहद देंगे। अलीवर्दी खान 1756 में मरता है। उसकी मृत्यु के पश्चात चूंकि उसको कोई पुत्र नहीं होता है और उसके तीन बेटियां होती हैं, रेहाना, रुखसाना और घसीटी बेगम। तो इसी में से और घसीटी बेगम का पुत्र था शौकत जंग जो पूर्णिया का नवाब था, और रेहाना की पुत्री थी जिसका नाम रुकैया था, और रुखसाना का बेटा था जिसका नाम था आपको सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया, जिससे घसीटी बेगम, शौकत जंग और राज दुर्लभ का पुत्र राज दुर्लभ काफी नाराज हुए और तीनों ने मिलकर सिराजुद्दौला से लड़ने का प्रयास किया, परंतु 1757 में ही सिराजुद्दौला ने इन तीनों को पराजित कर दिया। शौकत जंग मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग मार दिया गया, घसीटी बेगम को मारकर उसकी सारी संपत्ति नष्ट जब्त कर ली गई, और राज दुर्लभ भागकर वह ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में चला गया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासक, आपको प्रशासक कहिए, सेनापति कहिए, वाटसन था। जब सिराजुद्दौला ने वाटसन से राज दुर्लभ की मांग की तो उसे स्पष्ट रूप से वाटसन ने अस्वीकार कर दिया, और यहीं से शुरू हुई आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष की स्थिति। आप दूसरी ओर देखिएगा कि अंग्रेज बंगाल कासिम बाजार में फैक्ट्री की स्थापना कर रहे थे, जो बाद में फोर्ट विलियम के नाम से विख्यात हुआ, और फ्रांसीसी चंद्रगढ़ में फैक्ट्री की स्थापना कर रहे थे बिना नवाब की अनुमति के। और जब नवाब ने डांटा तो ऐसी परिस्थिति में फ्रांसीसियों ने नवाब के डांट को तो स्वीकार करते हुए अपनी किलाबंदी को समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी किलाबंदी जारी रखी, और उसी का परिणाम था कि 1756 में सिराजुद्दौला ने आपको आक्रमण कर दिया कासिम बाजार पर, जिसमें 140 व्यक्ति पकड़े गए। 140 व्यक्ति में से आपको 140 व्यक्ति को छोटे से कमरे में बंद किया गया। छोटे से कमरे में बंद करने का परिणाम था कि अगले दिन उसमें से केवल 23 व्यक्ति बचे, जिसमें से एक हालवेल भी था जो बाद में कार्यकारी गवर्नर बना, और इसी घटना को काल कोठरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बाद में 3 फरवरी 1757 को आपको अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि में स्पष्ट था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के समर्थन करेंगे, दोनों पक्ष एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों पक्ष किसी भी तरह
दोनों पक्ष एक दूसरे के दोस्त रहेंगे, दोनों पक्ष दोनों पक्ष जरूरत पड़ने पर किसी भी स्तर तक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन इसी बीच में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा और इसी युद्ध के कारण बस ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रनगर स्थित फ्रांसीसी कंपनी को अपने अधीन कर लिया और इसका ज्वलंत परिणाम के रूप में निकला 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध की हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने के पश्चात आगे बढ़ाएंगे कौन सी घटना हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में हम लोग सिराजदौला की मृत्यु के पश्चात मीर जाफर गद्दी पर बैठता है, जो 24 परगना की जमींदारी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है, साथ ही साथ लाखों रुपया वह कंपनी को देता है। आपको एक बात बता दूं कि 24 परगना की जमींदारी क्लाइव की व्यक्तिगत जमींदारी थी, लेकिन जब 1757 में सिराजदौला की हत्या कर दी जाती है मीर जाफर के पुत्र मिरन के द्वारा, तो वैसी परिस्थिति में मीर जाफर जब गद्दी पर बैठता है तो सिराजदौला के दो दीवान थे, एक मोहम्मद रजा खान जो उड़ीसा और बंगाल का दीवान था और राजा सीताब राय जो बिहार के थे, वो सिराजदौला के गहरे मित्र थे। जब उनको पता चला कि मीर जाफर, यार लतीफ, राज दुर्लभ, मानिक चंद के जगत सेठ जैसे लोगों के षड्यंत्र के कारण सिराजदौला की हत्या हुई है, तो इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रशासनिक अव्यवस्था पैदा कर दी। मीर मदन और मोहनलाल मात्र दो ऐसे व्यक्ति थे जो अंत तक सिराजदौला के साथ थे और सिराजदौला के पक्ष में लड़ते हुए मारे गए। जब प्रशासनिक अव्यवस्था पैदा हुई तो अंग्रेजों का मूल उद्देश्य था व्यापारिक क्रियाकलाप, वह गड़बड़ाने लगा और इस परिस्थिति में अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया, जो 1760 से 1763 तक गद्दी पर रहा। जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा तो उसने बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ये 3 जिला अंग्रेजों को दे दिया, साथ ही साथ लाखों पौंड उसने अंग्रेजों को दिया। लेकिन मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की और अपने सैनिकों को आर्मेनिया के सूबेदार गुरगिन खान से प्रशिक्षित कराना प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, अपने सैनिकों को उसने फ्रांसीसियों से प्रशिक्षित कराना प्रारंभ किया जो अंग्रेजों को नागवार गुजरा। इसी क्रम में गौडू के नेतृत्व में एक विशाल सेना मीर कासिम से मिलने मुंगेर आई। इससे गुस्सा में क्रोधित होकर मीर कासिम ने जो व्यापारिक एकाधिकार अंग्रेजों को प्राप्त था, वह व्यापारिक एकाधिकार मीर कासिम ने सारे के सारे व्यापारिक अधिकारियों को दे दिया, जो कि अंग्रेजों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। और इसी का परिणाम था कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के कर्मनाशा नदी के तट पर बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड की एक त्रिगुट बनी। लेकिन उसके पहले 1763 में पटना में मीर कासिम के द्वारा एलिस के नेतृत्व में आई 22 सैनिकों की हत्या कर दी गई, जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम सेकेंड इन तीनों ने मिलकर मेजर हेक्टर मुंडो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ का सेनापति था, उसके साथ संघर्ष किया। इस संघर्ष में परंपरागत शक्ति और आधुनिक शक्ति के बीच में संघर्ष हुई, जिसमें परंपरागत शक्ति पराजित हुई। मीर कासिम भागकर दिल्ली चला गया और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के गलियों में उसे भीख मांगता हुआ देखा गया और वो अंतिम में भीख मांगते ही वही मर गया। और बाद में क्लाइव को फिर से भारत बुलाया गया। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ 16 अगस्त 1765 को सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। इस संधि के पश्चात 1765 में क्लाइव ने जो आपको द्वैत शासन लागू किया। द्वैत शासन के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा से राजस्व वसूलने अर्थात दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, जबकि प्रशासनिक अधिकार बंगाल के नवाब के पास था। 1765 से लेकर 1772 तक जो 7 साल का कार्यकाल था, इस कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी लूट खसोट की उतनी 1600 से लेकर 1757 तक नहीं की थी और उसी का परिणाम था कि इसे प्लासी लूट के नाम से जाना जाता है। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक क्रियाकलाप बाधित होने लगा और बाधित होने के पश्चात अंततः हम लोग देखते हैं कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आया और वारेन हेस्टिंग्स ने आपको बंगाल के अंतिम नवाब मुबारकउद्दौला से प्रशासनिक अधिकार भी छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दे दिया। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आपको व्यापारिक अधिकार भी आ गए सामने। प्रशासनिक अधिकार के साथ साथ व्यापारिक अधिकार, दीवानी अधिकार भी आ गए और 1772 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
भारत पर के जीते हुए क्षेत्रों पर शासन किया गया और इतने लंबे समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में जिस तरह के परिवर्तन को उसने बढ़ाने का प्रयास किया, उसी परिवर्तन का परिणाम था कि भारतीयों में जबरदस्त असंतोष का विकास हुआ और इसी असंतोष की परिणति 10 मई 1857 को उभर कर सामने आई। मेरठ से खल खुदा का मुल्क बादशाह का वतन सिपाही का हल्ला बोल मारो फिरंगी के साथ और शुरू हुआ 1857 ईस्वी का विद्रोह। इसको क्रमवार विस्तृत रूप से मैं इसकी चर्चा करता रहूंगा, और उसके तत्पश्चात मैं बताऊंगा कि सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन सी नीतियों का प्रतिपादन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में कौन सी नीति ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिपादित किया, धार्मिक क्षेत्र में कौन सी नीति था, 1813 की नीति क्या थे, 1806 में क्या हुआ, क्यों सिपाही विद्रोह हुआ, 1850 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम क्या था, समुद्र पार करके बर्मा जाने के लिए बाध्य क्यों किया गया 47वीं रेजिमेंट को। और उसी तरह हम देखेंगे कि आपको सती प्रथा पर 1829 में राजा राममोहन राय के विशेष सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो प्रतिबंध लगाया उससे क्या भारतीयों पर गुजरी। और तब हम लोग देखेंगे कि बाल विवाह पर रोक का क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक क्षेत्र में क्या था, भू राजस्व व्यवस्था क्या था, स्थायी बंदोबस्त क्या था, रेलगाड़ी व्यवस्था क्या था, मालगाड़ी व्यवस्था क्या था, धन का पलायन क्या था, आपको रेलवे का विकास और क्या था, आपको कृषि का वाणिज्यीकरण, कुटीर उद्योग, हस्तकर का उद्योग का पतन कैसे हुआ, भारत में अकाल कैसे पड़े, इन तमाम घटनाओं का क्या प्रतिफल हुआ और क्या था ब्राउन बेस बंदूक और क्या था न्यू इनफील्ड राइफल और कैसे घटी चर्बी वाला कारतूस और क्यों चर्बी वाला कारतूस बना एक तात्कालिक कारण और कैसे वो 1857 ईस्वी का विद्रोह। इन तमाम घटनाओं की चर्चा फिर हम सिलेबस के रूप में ही अगले एपिसोड में करेंगे, अगले कैसेट में। मत घबराइएगा, ये 8-10 टॉपिक में हो सकता है आपका सिलेबस, लेकिन दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि क्लर्क से लेकर बीपीएससी तक, सिपाही से लेकर आपको बीपीएससी तक के तमाम परीक्षाओं में सिलेबस से ही प्रश्न लड़ जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि मां प्रेमा फाउंडेशन को आप किसी भी तरह से मां प्रेमा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग को लेकर जो मां प्रेमा फाउंडेशन की सीईओ ज्योति जी हैं उनका प्रयास सफल हो और हम लोग हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग के घर में कलम से क्रांति ला सके। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से कैमरामैन बेटी बेटा के साथ नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल मां प्रेमा फाउंडेशन की ओर से आप लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, जो आपको इंटर स्तरीय परीक्षा 25 तारीख को देने जा रहे हैं और 27 तारीख को बीपीएससी देने जा रहे हैं। शुभाशीष है अदम्य गुरुकुल मां प्रेमा फाउंडेशन का। विजय भव, विजय भव, विजय भव। जय हिंद, वंदे मातरम।